ख़वातीन और हज़रात, इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी आपकी सेहत के बारे में, आपकी आगाही के लिए, आपको बीमारियों से बचाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ मज़ामीन आपकी समाअत के लिए पेश करती है, ताकि आप उससे फ़ायदा हासिल करके अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपने दोस्तों को बीमारियों से बचा सकें। हम कुछ बैक्टीरियल सर्वाइवल के बारे में और बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। मुख्तलिफ यानी कि मज़ामीन तकरीबन 4 मज़मून आपकी खिदमत में पेश किए जा चुके हैं। इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद मालूमात हम आपको बताना चाहेंगे। हमने एक्सोटॉक्सिन का तज़किरा किया था, अब हम एंडोटॉक्सिन के बारे में आपको बताते हैं। एंडोटॉक्सिन जब रिलीज़ होता है जब बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, यानी बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते रहते हैं और फिर जब उनकी डेथ होती है तो उनके ज़रिए, उनको जो डेथ होने के बाद जो एंजाइम रिलीज़ होते हैं सेल वाल के और मुख्तलिफ यानी कि उसके पोर्शंस के, बैक्टीरिया के पोर्शन के, वो एंडोटॉक्सिन के तौर पर एक्ट करते हैं। एंडोटॉक्सिन जो है वो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ की इम्यूनिटी पैदा करता है। इतने एडवांस दौर में, एंटीबायोटिक एरा में, यानी कि इतनी एंटीबायोटिक मौजूद हैं, इतना ज़बरदस्त यानी कि कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, ख़ासतौर पर नॉर्थ अमेरिका और इन कंट्रीज़ में तकरीबन 200,000 केसेस पेशेंट जो है डेवलप करते हैं, जो कि ग्राम नेगेटिव सेप्सिस के मरीज़ होते हैं हर साल। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यानी कि वो बैक्टीरिया हैं जो कि स्टेनिंग के अंदर ग्राम नेगेटिव होते हैं और उनकी वजह से तकरीबन 2 लाख पेशेंट डेवलप होते हैं हर साल सीवियर सेप्सिस के, और उनमें से तकरीबन 25 to 40% की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। यानी इतने ख़तरनाक तरीके से यानी कि ये जरासीम एक्ट करते हैं। इन सारी पोजीशन के साथ, इस सारे एंटीबायोटिक कवरेज के साथ भी यानी कि बैक्टीरिया अपने आप को बचाकर और इंसान को मारने की कोशिश करते हैं और वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। जो सेप्टिक शॉक है जो एंडोटॉक्सिन की वजह से पैदा होता है, उस शॉक में हाइपोटेंशन होती है, यानी ब्लड प्रेशर एकदम ड्रॉप हो जाता है। वो किस वजह से होता है? वो टिश्यू उसमें फ्लूइड की पूलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर एकदम फॉल हो जाता है, नीचे गिर जाता है। उसके बाद जो है डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन ये हो जाती है, यानी कि जो ब्लड वेसल हैं उसमें क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया जब एंडोटॉक्सिन रिलीज़ करते हैं तो ये बैक्टीरिया जो है वो कोगुलेशन सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देते हैं। जो कोगुलेशन यानी कि खून जिस्म के अंदर जमता नहीं है, खून सर्कुलेट करता रहता है ब्लड वेसल्स में, और उसमें एक खासियत है कि अगर कोई छोटा मोटा क्लॉट बन जाएगा तो वो उसकी लाइसिस भी हो जाती है। मगर ये जब एंडोटॉक्सिन काफ़ी तादाद में रिलीज़ होते हैं और सेप्टिसीमिया की कंडीशन होती है, यानी कि जहर सारे जिस्म में फैल चुका होता है, तो ये कोगुलेशन सिस्टम जो है वो तेज़ी से एक्टिवेट हो जाता है और जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर खून की नालियों में क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं। उसके साथ फीवर भी, बहुत सख्त बुखार भी पेशेंट को चढ़ जाता है, और जो कि बहुत ही ख़तरनाक हद तक यानी कि इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ की बेहोशी तारी हो जाती है, उसको झटके पड़ने लगते हैं, कन्वल्जेंस होते हैं और उसकी डेथ भी हो जाती है। ये तो हम आपको बता रहे थे, जो फिगर हमने बताई ये तो डेवलप्ड कंट्रीज़ की थी। हमारे मुल्क में क्या है? हमारे मुल्कों में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह में, उसमें तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस किस्म की हालात हैं और किस तरह एंटीबायोटिक को मिसयूज़ किया गया है। उस एंटीबायोटिक का कोई असर ही नहीं रहा। हम डेली जो है कल्चर सेंसिटिविटी करते हैं तो उसमें से कम भी 10 से 20% बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट आते हैं, जिन पे कोई बैक्टीरिया असर ही नहीं, जो इन पे कोई एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही होती।
तो हम बहुत यानी कि परेशान होते हैं कि पेशेंट्स को क्या गाइड करें, किस तरह यानी कि उसको बताएं कि ये कौन सी ड्रग जो है ना वो उसके लिए फ़ायदेमंद होगी। जितनी भी ड्रग सेंसिटिविटी के लिए लगाई जाती हैं वो सब की सब रेजिस्टेंट होती हैं। अल्टीमेटली ये होता है कि ये जब अगर एंडोटॉक्सिन जिस्म के अंदर काफ़ी फैल चुका होता है तो ऑक्सीजनेशन भी रुक जाती है और पर्टिकुलरली ब्रेन की ऑक्सीजनेशन जो है वो रुक जाती है, उसकी वजह से डेथ वाक़ हो जाती है। नॉन इफेक्टिव टाइप अगर थेरेपी की जाए और टॉक्सिक एक्टिविटी जो है इसकी को रोका जाए तो पेशेंट बच भी सकता है। एंडोटॉक्सिन जो है वो टॉक्सिक कंपाउंड है, पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल एनवेलप का, बैक्टीरिया की सेल के एनवेलप से रिलीज होता है। और ये इसकी खुसूसियत क्या है कि ये खुसूसियत लाइपोपॉलीसैकेराइड है। उसके अलावा पेप्टिडोग्लाइकेन भी जो एंडोटॉक्सिन की प्रॉपर्टी जो रखता है, और कुछ पेप्टिडोग्लाइकेन जो है पुअरली बायोग्रेडेबल है, यानी कि वो ख़त्म हो सकते हैं, मगर ज़्यादातर जो है वो इस तरह ख़त्म नहीं होते। एंडोटॉक्सिन जो है, एंडोटॉक्सिन जैसे हमने बताया कि बैक्टीरियल सेल की डेथ के बाद यानी कि वो रिलीज होते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक टाइप की इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, जैसे सेल इम्यून सिस्टम और एल्सवेयर इसकी जो है स्टिमुलेट करने की ताकत होती है, जिसमें साइटोकाइंस ख़ासतौर पर इंटरल्यूकिन्स और ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर भी एक्टिवेट हो जाते हैं। एंडोटॉक्सिन जो है वो एक्टिवेट करते हैं अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे को, और ये साइटोकाइंस जो रिलीज होते हैं ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर टिश्यू को अट्रैक्ट करते हैं। यानी ये साइटोकाइंस जब रिलीज होते हैं तो वो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो फेगोसाइटोसिस कर सकें। इस तरह बैक्टीरियल सेल के ख़त्म होने के चांसेस बन जाते हैं। बैक्टीरिया जो है अपने आप को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं और वो इस कोशिश करने में बीमारी को मज़ीद कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। इसलिए बेहतर ये होता है कि हम जो है इस उनके साइकिल को स्टॉप करने की कोशिश करें, जिसके ज़रिए हम जो है बैक्टीरियल डिजीज़ से बच सकते हैं। अब इम्यूनोपैथोलॉजी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि इम्यूनोपैथोलॉजी क्या चीज़ है। इसमें कुछ बैक्टीरिया जो है साइटोकाइन जो प्रोड्यूस करते हैं और कम्प्लीमेंट फिक्सेशन, कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करते हैं। तो एंडोटॉक्सिन जो है वो टिश्यू की इंजरी काज कर सकता है। अगर इम्यून रेस्पॉन्स जो है ना नहीं डेवलप हुई तो टिश्यू नेक्रोसिस काज कर सकता है। अगर कंटिन्यूस यानी कि एंटीजन रिलीज हो रहा है, परसिस्टेंट है, तो माइक्रोब जो भी है वो ह्यूमरल एंटीबॉडी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के ज़रिए क्रॉनिक इम्यूनोपैथोलॉजी क्रिएट करते हैं। कुछ जो एंटीजन हैं वो ख़त्म भी हो सकते हैं, पर्टिकुलरली जैसे न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड है और ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल के सेल वॉल के एंटीजन हैं वो इम्यूनोपैथोलॉजी के ज़रिए ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरियल सेल जो हैं उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग एंटीजेनिसिटी होती है कि वो नॉर्मल मुदाफ़ती निज़ाम को भी बेअसर कर देते हैं। इम्यून सिस्टम जो है वो जो रेजिस्टेंट इन्फेक्शन है उसमें क्या यानी कि मसाइल पैदा करता है। ख़ासतौर पर एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट जो हैं, एंटीबॉडीज़ जो हैं वो लाइसिस काज करती हैं ऑर्गेनिज्म की, और ऑप्सोनाइजेशन जो है वो फेगोसाइटोसिस के ज़रिए बैक्टीरिया को किल कर सकता है। इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से। एक्सोटॉक्सिन जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा सकता है एंटीटॉक्सिन से, यानी कि जब एक्सोटॉक्सिन पैदा हो जाए और हमें मालूम है कि ये जो है पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है ये एक्सोटॉक्सिन पैदा कर रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है एंटीटॉक्सिन्स पेशेंट को दें। वो एंटीटॉक्सिन्स अवेलेबल होते हैं जैसे हम एग्जांपल के तौर पे हम बताने जाएंगे
कि अगर किसी को डिप्थीरिया का इन्फेक्शन है और हम जानते हैं कि वह एक्सोटॉक्सिन पैदा करता है जिस्म के अंदर, तो जितना यानी कि टाइम उसको हुआ है उसके हिसाब से हम एंटी सीरा या एंटी टॉक्सिन पेशेंट को देंगे ताकि उसको वो न्यूट्रलाइज हो जाए। अब सर्टेन बैक्टीरिया जो हैं वो IgA प्रोटीएसेस डेवलप करते हैं, जिसमें जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, स्ट्रेप्टोमुनी है, नाइसेरिया गोनोरी है, नाइसेरिया मेनिंजाइटिस है। तो ये जो प्रोटीएसेस हैं ये उनको हेल्प करते हैं सर्वाइवल, एक्सटर्नल सरफेसेस के वो सर्वाइवल के लिए हेल्प करते हैं। तो अब ये हमने आपको जो भी मालूमात दी, ये एंडोटॉक्सिन के बारे में हमने आपको बताया और इम्यूनोपैथोलॉजी के बारे में आपको बताया कि किस तरह बैक्टीरिया अपने आप को सर्वाइव करने रखने की कोशिश करता है। ये मुसलसल यानी कि एक वार छिड़ जाती है जिस्म के, इंसानी जिस्म में और बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया दाखिल होने के बाद कोशिश में होता है कि बीमारी को पैदा करे और जिस्म कोशिश करता है कि बीमारी पैदा ना हो, और इसमें जो भी कामयाब होता है वो सर्वाइव करता है। अगर बैक्टीरिया कामयाब हो जाए तो बैक्टीरिया के मसाइल जो हैं, सेप्सिस जैसे हमने आपको बताया, सेप्टिक शॉक जो है वो डेवलप होता है। हमारे जैसे मुल्क में तकरीबन 3 ख़वातीन जो हैं हर घंटे जो है उनकी डेथ होती है इसी सेप्टिक इन्फेक्शन से डिलीवरी के दौरान। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी ख़वातीन और कितने इन्फेक्शंस हमारे मुल्क में होते हैं। और इन चीज़ों को हम रोक सकते हैं, हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल के ऊपर अमल दरामद करें, इन्फेक्शन कंट्रोल के उसूलों पर चलें, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटियाँ बनी हुई हों हॉस्पिटल्स में, और वो जो है वो एंटीबायोटिक पॉलिसीज़ बनाएं, एंटीसेप्टिक पॉलिसीज़ बनाएं और उस पर अमल दरामद करें। तो हम ये इन्फेक्शंस और ये डेथ जो हैं जो हमारे मुल्क में हो रही हैं उनको रोक सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से रोकी जा सकती हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल को अपनाते हुए।